हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। आज की क्लास है दोस्तों साइंस में जो क्लास है बायोलॉजी से है, उसका टॉपिक है सेल यानी कोशिका। इसको दोस्तों हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में और बहुत साधारण तरीके से देखेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। कि आप जब तक यही नहीं समझ पाएंगे कि सेल होता क्या है, आप सबसे पहले यही सोचेंगे कि समझेंगे, सोचेंगे और अच्छे से बात करेंगे किसके बारे में, सेल की परिभाषा के बारे में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। और कोशिकांग यानी कोशिका के अंग, जिसमें हम कोशिका द्रव पढ़ेंगे, जैसे कि केंद्रिका द्रव, जीव द्रव, केंद्रक पढ़ेंगे। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, इसमें स्मूथ ईआर और रफ ईआर। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी उपकरण पढ़ेंगे। राइबोसोम जैसे कि 70S 80S ये भी देखेंगे। सेंट्रोसोम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, लाइसोसोम देखेंगे, रसगानियाँ देखेंगे। वहीं झिल्ली देखेंगे, झिल्ली में जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये सारे कोशिकांग देखेंगे। उसके बाद जैसे कि कोशिका का जो कोशिका है, कोशिका के प्रकार जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये देखेंगे। वहीं हम देखेंगे कोशिका का सिद्धांत। और उसके बाद सबसे जो अंतिम में सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे वो हैं 30+ प्रश्न। अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आप इतना ही करके चले जाएंगे, अगर आपने 30+ जो प्रश्न है अगर आपने वही लगा लिए, तो आपका क्लास यानी आपका टॉपिक समाप्त। और ये जो पूरी क्लास रहेगी वो हो गई NCERT बेस। और उसमें बहुत सारे अच्छे से डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसकी जो PDF है आपको विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझेंगे हम कोशिका के बारे में। कोशिका होती क्या है? कोशिका को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अपना मकान बनाते हैं तो मकान में किसका प्रयोग करते हैं? ईंट। यानी एक एक ईंट को जोड़कर क्या बनता है? पूरा मकान। वैसे ही जो हमारा शरीर है वो कोशिका से जुड़ा हुआ बना हुआ है। अगर आप मकान को फोड़ेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? ईंटें। वैसे ही अगर आप शरीर को और नहना नहना करोगे तो उसमें से क्या मिलेगा आपको? कोशिका। जैसे कोशिका कोशिका मिलकर क्या बनाती? ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाते? अंग। अंग मिलकर क्या बनाते? अंग तंत्र। अंग तंत्र का मतलब जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र अलग अंग है, ठीक है। उसमें बहुत सारे अंग हैं। तंत्र यानी एक सिस्टम, और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर। जैसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोशिका क्या है? कोशिका कोशिका मिलकर क्या बनाती है दोस्तों? वो बनाती है ऊतक। क्या बनाती है? ऊतक। वहीं ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग, ठीक है। और वहीं अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। क्या बनाते हैं दोस्तों? अंग तंत्र। वहीं जो अंग तंत्र हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं शरीर। जैसे आपका जो शरीर है, अगर मैं उसको बहुत जैसे ये व्यक्ति है, इसका जो हाथ है, जैसे ये इतना कर रहा है, इसमें इसके लाखों सेल चले जाएंगे। सेल डेली बनते हैं, डेली नष्ट होते हैं। जो शरीर है बहुत बिलियन, बहुत सेलों की बनी हुई है। अगर आप अपना हाथ रगड़ देंगे तो लाखों सेल नीचे गिर जाएंगे। जैसे आप अपने मुंह को धोते हैं, जो आपके जो डेड सेल हैं वो आपके मुंह में जो चेहरा होता है उस पर से जब छूटते हैं, तब उसके बाद क्या होता है? आपका चेहरा चमकने लगता है। तो वो क्या है? वो क्रीम पाउडर का काम नहीं है। वो क्या है? चेहरा। चेहरा एक तो जो डेड सेल है वो स्किन से रिमूव होते जाते हैं। तो ये सारा कुछ रहता है। जैसे कोशिका, कोशिका मिलकर क्या बनाता है? ऊतक। ऊतक मिलकर अंग, अंग मिलकर अंग तंत्र। जैसे अंग अलग है, अंग जैसे कि लीवर हो गया, ठीक है। वहीं पेनक्रियास हो गया, स्टोमच हो गया। वहीं अंग तंत्र का मतलब जैसे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग शामिल होते हैं। उन सभी अंग तंत्र को मिलाकर क्या बनता है? हमारा फाइनली शरीर। तो हम आज इसी के बारे में, आज हम किसकी बात करेंगे? कोशिका, जो सबसे छोटी इकाई है। इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर दिया है, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलाकर ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जहाँ तक है इसकी जो परिभाषा है वो समझ ली है, यानी सेल क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं। एक बार जैसे सेल, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म, उसके बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम, उसके बाद बायोस्फीयर। ये सारा क्रम चलता रहता है। आगे अब पढ़ते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में। जैसे जो कोशिका है, कोशिका का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। वहीं दोस्तों अगर आपने एक पेन और एक जो ब्लैंक पेपर है या पेज A4 साइज, उसको लेके बैठें, क्योंकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट
जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको नोट कराऊंगा। अगर पहले तो आप क्लास देख लें, एक बार क्लास देख लें, उसके बाद बहुत सारी जो इसमें नहीं है पीडीएफ में वो भी मैं आपको नोट कराऊंगा। जैसे कि बायोलॉजी, किसकी बात करते हैं दोस्तों? बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो नामकरण है क्या है दोस्तों? नामकरण वो किया था लेमार्क और ट्रेविनस ने। मैं बोलता जाऊंगा, वो आप बाद में कर लें। और जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो किसको कहा जाता? वो कहा जाता अरस्तु को। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो नामकरण, जो बायोलॉजी शब्द है उसका नामकरण किसने किया? लेमार्क और ट्रेविनस ने। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। वही जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। वहीं अगर मैं वनस्पति विज्ञान के जनक कहूँ तो वो कौन है? वो है थियोफ्रेस्टस। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप एक तरह से ऐड करेंगे। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वो है कैरोलस लीनियस। ये सारी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको नोट कराऊंगा। जैसे कि जो कोशिका है, कोशिका क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक यानी जो कोशिका है हमारे शरीर की पूरी की संरचना बना रही है। कार्यात्मक कि प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य है, उस अंग को कार्य करने के लिए कौन? कोशिका। कोशिका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैविक इकाई है, यानी जितनी भी इस पृथ्वी पर जैविक इकाई हैं वो सारी किससे बनी हुई हैं? कोशिका से, सेल से। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। आगे बात करें, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। वो किसमें की थी? कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? पेड़ की जो छाल होती है, छाल का बना हुआ होता है कॉर्क। वो एक किस्म, जैसे बोतल हो गई, उसमें कॉर्क का ढक्कन लगा होता है। ये हैं कौन? रॉबर्ट हुक साहब। ये हमारी कोशिका है, किंतु इन्होंने की थी मृतक कोशिका। जो इन्होंने देखी थी कॉर्क में वो कैसी थी? मृतक कोशिका, यानी डेड सेल, जैसे ये है। और इन्होंने जो देखा था वो खुद का हैंड मेड, यानी हाथ का बना हुआ क्या था? माइक्रोस्कोप। ठीक है, इससे हमने, सॉरी मैंने नहीं, इन्होंने देखा था। और इन्होंने जब देखा था तो इन्होंने क्या देखा? ये सेल से देखे थे। सेल का मतलब ये रूम। ठीक है, जैसे ये जो आपको बताऊं, जो जेल होती है, जेल में जो कैदी रखे जाते हैं वो ऐसी ही सेल, यानी उसी को सेल को देखते हुए इन्होंने इस स्थान को क्या नाम दे दिया? सेल, यानी सेला। आगे बात करें कि इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका के जनक, यानी फादर बोलते हैं इन्हें, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। किसको? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। दोस्तों अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो आप स्पीड को तेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में ये सारी सेटिंगें होती हैं। आगे बात करें, इसका जो नामकरण है मैंने बता दिया, रूम यानी कमरा सर्वप्रथम। उसके बाद सेला, यानी सेला, उसके बाद सेल। सेला वही वाला जो जेल वाला होता है जिसमें कैदी रखे जाते हैं, उसी प्रकार। मॉडर्न जो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी के वो कौन है? स्वानसन, कार्ल पी स्वानसन। सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका है, जीवित, उसकी खोज किसने की थी? उसकी एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने सन 1674 में की थी। आगे बात करें, इन्हें ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने, जैसे कि इनकी पुस्तक है उसका नाम है अर्काना नेचर, यानी प्रकृति का रहस्य। और इन्होंने जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, आरबीसी हो गया, स्पर्म की भी खोज की थी। किसने? एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, आरबीसी हो गया, स्पर्म, इसकी भी खोज की थी। आगे बात करते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्लाइडन और स्वान ने। जो स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था उसमें से जो स्लाइडन है इन्होंने किसके बारे में बताया था? इन्होंने बताया था पादप कोशिका के बारे में। किसके बारे में? पादप कोशिका। वहीं स्वान ने किसके बारे में बताया था? वो बताया था जंतु कोशिका के बारे में। किसकी? जंतु कोशिका के बारे में। ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। ये है, इसके बाद आपको ये भी याद करना है, यानी स्लाइडन ने किसके बारे में बताया था? पादप कोशिका। और स्वान ने जंतु कोशिका। वहीं एक और था, वो कौन था? विर्चोव। विर्चोव नाम है या दूसरा है, उन्होंने क्या बताया था? कोशिका विभाजन, यानी जो कोशिकाएं हैं वही कोशिकाएं, जो पुरानी कोशिकाएं हैं वही आगे चलकर नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। ये किसने बताया था? विर्चोव। विर्चोव का अलग भी नाम है, उसको भी देखेंगे। आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के 3 सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांत कि प्रत्येक जीव एक या अधिक कोशिका से बना हुआ है। कितना? जो प्रत्येक जीव है एक या अधिक कोशिका से बना हुआ था। लेकिन काफ़ी जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जो एक कोशिका से बने हुए होते हैं,
उसमें पैरामीशियम हो गया, ये किसका है, एक एक कोश की जीव। आगे बात करें, प्रत्येक जीव में कोशिका मौलिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की उत्पत्ति जो पुरानी कोशिकाएं हैं उससे ही होती है। ठीक है दोस्तों, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। ये किसने दिया था लास्ट वाला, बिरचोव ने। अतः कोशिका शरीर की इकाई है। तो ये हो गया हमारा कोशिका सिद्धांत। वहीं बात करते हैं सबसे जो बड़ी कोशिका है, कौन सी सबसे बड़ी कोशिका, वो कौन सी, शतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा है, शतुरमुर्ग का अंडा। वो कितना होता है, लगभग 1.5 kg का। ये बराबर होता है लगभग 24 मुर्गी के जो अंडा होता है उसके बराबर इसका साइज होता है। ठीक है, एक वैसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये है शतुरमुर्ग, जो इसका अंडा है 25 या 24 मुर्गियों का जो अंडा होता है उसके बराबर होता है। इसका साइज कितना होता है, 1.5 किलो। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा। इसको बायोलॉजी का जोकर भी कहते हैं, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। जो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको क्या क्या बोलते हैं, पीपीएलओ बोलते हैं, और बायोलॉजी का जोकर भी कहते हैं। यह है माइक्रोप्लाज्मा। आगे बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, वो है अंडाणु। ये बात हो रही है मानव शरीर की। वहीं आगे बात करें, यह है अंडाणु। इसमें क्या है, ये वाला हिस्सा बताऊं, ये है अंडाणु। ठीक है, जिसको ओवम बोलते हैं। ये है स्पर्म यानी शुक्राणु। आगे बात करें, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है उसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु। और मृतक कोशिका को क्या बोलते हैं, नेफ्रोसिस। आगे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो पता चल गया किसकी, मैं अब मानव की बात नहीं करता हूँ, वो किसकी, शुतुरमुर्ग का अंडा। वहीं सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। वहीं मैं बात करूँ सबसे लंबी कोशिका, ये तो बात होगी मानव की। मानव में कौन सी है, तंत्र का तंत्र। वहीं सबसे लंबी कौन सी है, वो है व्हेल मछली। जो व्हेल मछली होती है उसकी, उसकी भी तंत्र का कोशिका होती है। कितनी होती है, 10 से 30 मीटर लंबी, सबसे लंबी होती है किसकी, व्हेल मछली की। आगे बात करें कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तंत्र का तंत्र या स्नायु कोशिका। ये होती है ब्रेन, यानी ये होती है मानव में। तंत्र का कोशिका का एक अच्छा बात बताऊं इसमें, जैसे जो इसमें क्या है, विभाजन नहीं होता है। इसमें ओनली एक बार विभाजन होता है। जैसे कि व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। विभाजन इस वजह से नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता जो विभाजन में मदद करता है। वहीं बात करूँ, जब व्यक्ति का जन्म होता है या जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें लगभग 10 बिलियन कोशिका होती है। कितनी, 10 बिलियन। और उसके बाद अंत तक क्या होता है, पर डे 10,000 जो न्यूरॉन्स हैं पर डे मरते रहते हैं। पर डे कितने, 10,000। इस वजह से क्या होता है कि आते आते एक समय के बाद ये सारे मरने लगते हैं। और तभी जैसे आदमी का जो दिमाग होता है 20 साल तक अच्छा यानी अच्छे से काम करता है, उसकी याददाश्त भी अच्छी रहती है। जो बच्चा है, बच्चे को अगर कुछ बता दो वो बहुत समय तक याद रखता है। वहीं मैं 30 वर्ष के व्यक्ति की बात करूँ तो वो कल बताया हुआ आज भूल जाता है। तो ये क्या है, तंत्र का तंत्र, यानी इसमें कोई नई कोशिका बन ही नहीं रही है। जो पुरानी कोशिकाएं हम उनका ही प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जन्म के बाद इसमें कोई कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। जैसे तंत्र का कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकती है। एक बार खराब हो गई तो होगी। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है लीवर यानी यकृत में। यकृत में ऐसे होता है, अगर किसी का इतना भी लीवर जो है, अगर इतना भी हम दान कर दें तो ये पूरे लीवर को कर लेगा। मात्र इतना, जैसे जो लीवर दान होता है तो इसमें मात्र छोटा सा हिस्सा ही लीवर दान किया जाता है। वही जो लीवर है अपने आप को रीजनरेशन कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, लीवर में। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो लोग होते हैं वो दारू पीकर अपना लीवर यानी जो लीवर की कोशिकाएं हैं जो अपने आप को रीजनरेट कर रही हैं वो कोशिकाएं खत्म हो जाएंगी तो कहाँ से होगा, और वो कोशिकाएं ये लोग दारू पी के खराब कर लेते हैं। आगे बात करें कि यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर लेती है, ये उसकी भी एक सीमा है। अब बात करते हैं किसकी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करें यानी कोशिका द्रव, यानी कोशिका के अंदर एक द्रव होता है यानी एक तरल पदार्थ। यह एक जेली जैसी द्रव अवस्था में होता है। जैसे ये है, इसमें जो भी है येलो येलो, ये आपको बताऊं ये सारा क्या है, ये द्रव है ये। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होता है जिसमें कोशिका के सभी अंग स्थित होते हैं, इसी में ही होते हैं।
ये प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य होता है। आपको बता दूं जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये है प्लाज्मा झिल्ली और ये है केंद्रक। इसके बीच जितना भी ये द्रव भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। वहीं आप बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने। इसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसमें इसे जीवन का आधार भी कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग किसका बना होता है? जल का। ये दो प्रकार का होता है, कोश का द्रव और केंद्र का द्रव। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव। जैसे आपको यहाँ पे जैसे एक बार मैं समझा दूँ, जैसे ये है, ये हमारी क्या है? कोशिका। कोशिका में ये क्या है? केंद्रक। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है केंद्रक द्रव, यानी केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव। क्या है? कोशिका द्रव। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? उसके बाद इन दोनों को मिलाकर बनता है जीव द्रव। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? जीव द्रव की। जीव द्रव किस किस से मिलकर बना है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। ये बहुत पूछता है। जब आप जो 30+ प्रश्न हैं वो करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। तो इसकी ही बात कर रहे हैं। ये कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। आगे बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ये किसकी बनी हुई थी? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ये केवल पादपों में पाया जाता है। क्या? कोशिका भित्ति। वही मैं बता दूं एक बार, जैसे कि ये क्या है? ये हमारी एक कोशिका है। वही तो ये है, इसको बोलते हैं क्या? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है ये कैसी होती? पारगम। कैसी होती? पारगम। यानी ये इसके अंदर कुछ भी जा सकता है, कुछ भी, ये किसी को नहीं रोकेगी। ठीक है, ये केवल पादपों में पाया जाता है। उसके बाद ये होती, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, अंदर वाली कोशिका झिल्ली। ये कैसी होती? ये होती अर्धपारगम, यानी ये सेलेक्टिव होती है। इसमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही जाता है, इसमें सब कुछ नहीं जाएगा। तो ये चीज़ है, ये केवल पादपों में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती। लेकिन यह बहुत जटिल होती है। जटिल यानी ये बहुत कठोर होती है। अब मेन चीज़ ये है, ये पादपों में किस वजह से इसका प्रयोग है। जैसे ये है, ये पेड़ है, अगर वहीं ये एक व्यक्ति है, आप समझें, ये पेड़ है और ये एक व्यक्ति है। अगर इसको धूप लगेगी, क्या लगेगी? धूप, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? अपने छाई में या घर में कहीं पे भी, या एसी में कहीं पे भी चला जाएगा। ये पेड़ कहाँ जाएगा? इसको बचना है। जो यानी इसको एक शब्द में बोल दूँ, जो वातावरण या पर्यावरणीय जो घटनाएं होती हैं उससे ये रक्षा करती है। कौन? कोशिका भित्ति। और जैसे मनुष्य है, मनुष्य को अगर सर्दी लगेगी तो ये बहुत सारे कपड़े पहन लेगा। वहीं पेड़ को सर्दी, वो भी सजीव है, वो भी सजीव है। और जैसे बारिश हो रही है, इन सब से जो प्रोटेक्शन मिलता है वो कौन दिलाता है? कोशिका भित्ति। क्योंकि यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कैसा? जटिल है। कैसा है दोस्तों? जटिल। यह केवल पादपों में पाया जाता है। वहीं बात करें, यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कौन सी? सेल वॉल। उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती। किस किस में नहीं होती? माइक्रोप्लाज्मा में नहीं होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? पारगम, यानी परमेबल, यानी किसी भी चीज़ को अंदर बाहर कर सकती है दोस्तों। वहीं बात करें कुछ जैसे प्लांट हैं, इसमें किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। वहीं जो बैक्टीरिया है उसमें किसकी बनी होती है? पेक्टिन की। वहीं फंगस है, फंगस में किसकी बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन की। किसकी दोस्तों? काइटिन की। आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये यानी जो कोशिका है, जैसे जंतु कोशिका है उसमें तो ये दूसरी परत है, सॉरी पहली परत है। वहीं हम जो पौधे की कोशिका होती है, पादप कोशिका, उसमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ये दूसरी परत है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है दोस्तों। ये जंतु कोशिका की सबसे
बाहरी परत है। ये किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है, यानी सेलेक्टिव। ये कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने देती है। किन किन चीज़ों को जाने देती है? जैसे जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, इसके लिए पारगम्य है। वहीं जो जल है, जल अंदर किस विधि से जाता है? वो जाता है परासरण से। वहीं ऑक्सीजन और CO2 किस विधि से जाता है? वो अभिसरण विधि से। ये सारी विधियाँ आगे देखेंगे दोस्तों। यह पादप, कवक और बैक्टीरिया की दूसरी परत है। किसकी? ये पादप, कवक और बैक्टीरिया की दूसरी परत है किंतु जंतु की कौन सी? ये पहली परत है। कोशिका के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। किसके? कोशिका मेम्ब्रेन के। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका के अंदर आने यानी जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है, किसको अंदर भेजना है, नहीं भेजना है। और ये दोनों में यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य यानी सेलेक्टिव। ये यानी कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने देती है, कुछ ही पदार्थों को अंदर जाने देती है। ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड का मतलब यानी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इसकी जो खोज है वो की थी अल्टमैन ने। कब की थी? यानी 1894 में। अब इसकी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से देखें। इतना भी अच्छे से नहीं कि सारा समय इसी को दे दें। जैसे कि आपने भोजन किया, अभी मैंने पाचन तंत्र नहीं पढ़ाया है, आगे चलकर उसकी भी क्लास होंगी, लेकिन आप पिछली क्लास देखेंगे मेरी जो इसी चैनल पर डली हुई है, तो उसमें मैंने पाचन तंत्र को पढ़ा दिया है। अगर आप पाचन तंत्र को देखेंगे तो हमने भोजन किया, कोई रोटी है, आपने भोजन किया, उसको पचाया, पचाने के बाद कोई भी भोजन है वो किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा C6H12O6, यानी ये है हमारा ग्लूकोज। ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा प्रत्येक कोशिका के पास। किसके पास? कोशिका के पास। वहीं अगर हमको ऊर्जा की ज़रूरत है हमारे शरीर को, तो जो C6 है, C6H12O6, इसका क्या होगा? एक तरह से इसका भी आगे पाचन होगा। उसके बाद हमको क्या मिलेगी? उसके बाद हमको मिलेगी ऊर्जा। क्या मिलेगी दोस्तों? ऊर्जा। जैसे कि इसकी कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे ग्लूकोज है, हमारी जो बॉडी है उसमें क्या हो गया? ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज को हम आगे ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होती है, उसके बाद ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा पायरुवेट अम्ल में। पायरुविक अम्ल में ये चेंज हो जाएगा। आगे चलकर ये भी जो आगे चलता है क्रेब्स चक्र, उसके बाद ये किस में? ये ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ऊर्जा किस में? ATP में स्टोर हो जाएगी। किस में? ATP को बोलते हैं एडिनो ट्राई फास्फेट। और कितनी हो जाएगी? 38 ATP। वहीं जो पायरुवेट अम्ल है, एक पायरुवेट अम्ल बराबर कितनी होती है? 18 ATP। तो ये यहाँ से कितने पायरुवेट अम्ल बनते हैं? 2। ये जो 1 से 2 बनते हैं, ये किस में होते हैं? ये होती है कोशिका द्रव में। वहीं 2 जो पायरुवेट अम्ल है आगे ऊर्जा में कन्वर्ट होते हैं। ये प्रक्रिया होती है, ये कहाँ होती है? ये होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। ये आपको याद रखना है। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट अम्ल बन गए कितने? एक पायरुवेट अम्ल बराबर 18 ATP। 2 पायरुवेट अम्ल बने यानी 18 दूनी 36 ATP। वहीं 2 ATP इधर बन जाते हैं। ठीक है, 2 ATP इधर जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने इधर प्रक्रिया चल रही है, जिसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इसमें कितना? 2 ATP मिल गया। 36 ये 2 कितने हो जाते हैं? 38। ये चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट है। इसको और जैसे कि रेस्पिरेशन होगा उसमें बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर आपके समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं आया है तो इसको और आगे हम देखेंगे। आगे बात करें, इसकी खोज अल्टमैन ने की है। यह एक ऑक्सी श्वसन है, यानी यहाँ कौन सा श्वसन? 2 होता है, एक ऑक्सी एक अनऑक्सी। ठीक है, ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ क्रेब्स है वो चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप ATP तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं वो पूछ लिए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक जो दीवारें हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। यह एक अर्धस्वायत्त अंग है। अर्धस्वायत्त अंग का मतलब ये है, इसमें खुद का DNA पाया जाता है, जिसमें स्वयं का DNA पाया जाता है। स्वयं का DNA 3 अंगों में पाया जाता है। इसको आगे क्वेश्चन भी है जिसको आपको करना भी है। कहाँ 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 पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, और जो पादप होता है प्लांट वाला उसमें पाया जाता है, यानी लावा। आगे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में जैसे कुछ फैक्ट है कि जो ER को 1897 यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 1897 में गार्नियर द्वारा प्रकाश माइक्रोस्कोप के साथ देखा गया था। लेकिन इससे ये जो फैक्ट है इसको तो आप याद कर लेंगे।
उससे पहले हम थोड़ा इधर देखते हैं। मान लो ये कोशिका है, वहीं ये क्या है, केंद्रक। जो केंद्रक है इसकी जो बाहरी परत है, केंद्रक की जो बाहरी परत है, मान लो कोई बाहरी परत है ये वाली, ठीक है, ये केंद्रक की कैसी बाहरी परत। इसी परत में क्या होता है, अटकन, यानी इसी परत से क्या बन जाता है, ये यहाँ पे ऐसे बन जाता है, ये एक ऐसी संरचना बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक नाली जैसे ये होती है, जैसे ये नाली नुमा संरचना होती है इस प्रकार। इसमें क्या है, प्रोटीन हो गया, क्या हो गया दोस्तों, जैसे कि मैं यहीं पे, सॉरी वो तो चला गया, एक बार फिर से जाके, ये है नाली नुमा संरचना होती है इस प्रकार। इसमें क्या है, मैं बात करूं इस प्रकार, इसमें यूँ जो नाली नुमा संरचना होती है उसमें ही इस प्रकार यूँ ये क्या जाता है, इसमें प्रोटीन हो गया, खनिज लवक हो गया, एंजाइम का परिवहन होता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक कौन सा, एक होता है स्मूथ ईआर, ठीक है, इसको देखेंगे, स्मूथ ईआर हो गया, और दूसरा रफ ईआर, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। रफ यानी खुरखुरा, खुरखुरा यानी खुरदुरा, जो रफ हो गया उसकी सतह पर पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है, उसको भी देखेंगे, इसको देखते हैं, जिन्होंने एर्गेस्टा प्लाज्म शब्द को गढ़ाता है, यानी इंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं पढ़ाता है, उसको और कुछ पढ़ाता है। जैसे ये है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है हमारा, केंद्रक। जो केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली है उसी से ही हमारा ये क्या बनता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। वहीं इस पे ये है खुरदुरा, ये दाने दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, इसी को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं जो ये चिकना है इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये छोटे छोटे दाने हैं इसी को क्या बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, राइबोसोम। यही हमको थोड़ा देखना था। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक कोशिका होती है, आगे इसका भी और डिवीजन करेंगे। यह आरबीसी और शुक्राणु में अनुपस्थित रहता है दोस्तों, किसमें, आरबीसी और शुक्राणु में। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल तंत्र भी कहते हैं दोस्तों। ये रहा इसका। इसके बाद और देखते हैं, अब इसका हम डिवीजन करेंगे कौन कौन सा। एक होता है स्मूथ ईआर, दूसरा होता है रफ ईआर, ठीक है, दोनों को देखते हैं। जैसे स्मूथ ईआर है, ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का। वहीं जो रफ ईआर होता है इस पर क्या होते हैं, राइबोसोम, जो छोटे छोटे दाने नुमा संरचना होती है, और यह है किसका, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं राइबोसोम, जो हमने अभी देखा है। राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बारे में 1950 में जॉन एमिल पलाडे द्वारा इसका खोज किया गया था। ये कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है दोस्तों, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, किसको, राइबोसोम को। ये है राइबोसोम, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, राइबोसोम में होते हैं एक 70S, एक होता है 80S। जो 70S होता है दोस्तों ये हल्का होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। वहीं जो 80S है वो कैसा होता है, ये भारी होता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो एस है इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो एस का मतलब है। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसको थोड़ा हम समझते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी काय है, इसका काम क्या है, जो ईआर द्वारा जो प्रोटीन निर्मित किया जाता था, प्रोटीन हो गया, जो अन्य पदार्थ हैं उसको परिवहन के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए ये क्या करता है, उसको पैकेजिंग करता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसे ये क्या है, प्रोटीन, ये आपको दिख रहे हैं प्रोटीन, ये जा रहे हैं दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन को किसने बनाया, ये बनाया था किसने, राइबोसोम ने, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये पैकिंग कर रहा है, ये देखो दोस्तों ये पैकिंग हो रहा है डिब्बे में। ये पैकिंग यानी परिवहन के लिए पैकिंग करता है, पैकिंग का कार्य करता है और परिवहन भी करता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, गोल्जी बॉडी। इसको जो कैमिलो गोल्जी हैं इन्होंने किया था। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक करता है। यह कोशिका के अंदर संशोधित और पैक किए गए पदार्थों को संग्रहित और परिवहन के लिए आवश्यक है। आगे बात करते हैं हम सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की थी, बोवेरी। यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है दोस्तों।
ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, क्योंकि मस्तिष्क कोशिका में जो न्यूरॉन्स होती है उसमें जन्म के बाद उसमें कोई विभाजन होता ही नहीं है दोस्तों। क्या उसमें कोई विभाजन नहीं होता है? आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जन्म के समय उसमें 10 बिलियन कोशिका होती है, उसके बाद कोई उसमें विभाजन नहीं होता है। विभाजन नहीं होता है, इसी वजह से आप बोलते हैं कि बुढ़ापे में आपकी बुद्धि सट आएगी, क्योंकि आपका जो न्यूरॉन्स है उसमें अभी तक कोई विभाजन ही नहीं हुआ है। आप पुराना जो न्यूरॉन्स है 60 साल पहले का वही लेके चल रहे हैं। तो इस वजह से जो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, सेंट्रोसोम के कारण तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकती है। इसी कारण सर पे चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। ये केवल जंतु में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन का काम सेल प्लेट करती है। अब बात करते हैं लाइसोसोम। ये बहुत अच्छा चीज़ है लाइसोसोम। इसकी खोज की थी डी डुबे ने। इसको थोड़ा सा हम थोड़े ही समय में इसको समझते हैं। इसको क्या कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं। जैसे ये है, ये हमारी क्या है कोशिका, और कोशिका मान लो ये क्या है हमारा लाइसोसोम। इस पर एक झिल्ली होती है, उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक द्रव। क्या होता है? द्रव, यानी ये होता है इसमें एंजाइम। क्या होता है दोस्तों? एंजाइम इसमें भरा हुआ होता है। क्या होता है दोस्तों? एंजाइम। एक परिस्थिति ऐसी है जैसे कि ये सेल है, इसका कोई अंग या इसमें कोई वायरस अगर इसमें आ गया है तो ये क्या करेगा, इसको अपने अंदर खींच लेगा, ये इसमें एंटर कर लेगा। वहीं मान लो अगर पूरी कोशिका खत्म है तो ये क्या करेगा, अपनी झिल्ली को उठाकर ये पूरी चारों ओर पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा। ठीक है, इस वजह से इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग हो गया, आत्मघाती थैली हो गई। इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने। इसे आत्महत्या की थैली यानी ऑटम बॉम्ब भी कहते हैं। ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ये यानी कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो ये खुद यानी झिल्ली हटा देता है, जिससे कि पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है और खुद भी नष्ट हो जाता है। इस वजह से इसे सुसाइडल बैग यानी सुसाइड कर लेता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो ये कट जाता है, जिससे कि पूरी कोशिका ही नष्ट होता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। जैसे ये है लाइसोसोम, ये कोई वायरस होगा, इसको अच्छे से भूंज देती है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। वहीं अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो आप ये भी बताएं कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, ये भी बताएं। जो लाइसोसोम है इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, न्यूट्रॉन थैला कहते हैं, एटॉम बम यानी परमाणु बम कहते हैं, और सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। इसके बहुत अनेकों नाम हैं, इसको याद रखें, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक जो कोशिका के सेंटर में होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और जेनेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कब? 1881 में। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए मौजूद होता है, जो आनुवांशिकता गुणों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। न्यूक्लियस एक झिल्ली बाध्य अंग है जिसे कोशिका के गुणसूत्र कहते हैं। न्यूक्लियस झिल्ली के छिद्र क्षेत्र के अंदर बाहर अणुओं को आवागमन को यानी संभव बनाते हैं। वैक्यूल्स यानी रसगानी, ये जल को संचित यानी स्टोर करने का कार्य करते हैं। ये जंतु में छोटा होता है दोस्तों। किसमें? जंतु कोशिका में छोटा होता है, वहीं पादप कोशिका में ये कैसा रहता है? बड़ा। आगे बात करते हैं। आगे प्लास्टिड यानी लवक, ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। यह हरा रंग का होता है। यह पादपों का सबसे बड़ा अंग है। ये केवल पादपों में पाया जाता है दोस्तों। किसमें? पादपों में। लवक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे जो काम के हैं वो होते हैं 3। एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है लीकोप्लास्ट, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। वहीं बात करें क्लोरोप्लास्ट, ये भोजन का निर्माण करता है और पत्ती तथा तने में पाया जाता है। लीकोप्लास्ट ये भोजन को संग्रहण करता है, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट यह है रंग प्रदान करता है। वहीं अब बात करते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और अर्किया शामिल होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक में इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, यानी केंद्रक पूरी तरीका से। इसमें प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, पौधे और जानवर सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
वहीं बात करते हैं प्रोकैरियोटिक यानी प्रारंभिक कोशिका। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम यानी 17S पाया जाता है तथा शीर्ष अंग का अभाव होता है। इसमें स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस होता है लेकिन थोड़ा बद्धा बद्धा होता है। इसका उदाहरण है बैक्टीरिया। वहीं बात करते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका की। किसके? यूकैरियोटिक कोशिका। ये पूरी तरह से विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। क्या? इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। क्या दोस्तों? 80S राइबोसोम। और कोशिका के सभी अविकसित न्यूक्लियस, अच्छा स्पष्ट जो स्पष्ट न्यूक्लियस दिखाई देता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। आकार की बात करें तो जो कोशिकाएं हैं, कोशिका का विभिन्न आकार हो सकता है। इनके अंदर सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इनका वैक्यूल्स रसगानी बड़ा होता है। किसका? यूकैरियोटिक का। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका गोल होती है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। जो 30+ प्रश्न हैं इसको बहुत ही स्पीड से, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अगर आपने क्लास को ध्यान से अच्छा इससे पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों? वो क्या है दोस्तों? वो है कोशिका। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्पीड से देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हॉक ने। ये रिवीजन है। निम्नलिखित में से कोशिका का सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सा है? यानी कोशिका सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। आपको बता दूं। आगे कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं साइटोलॉजी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यानी कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं रहता है? वो कौन है? यानी वायरस। वायरस क्या करता है? कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायरस। आगे बात करें, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? ये किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने। वहीं यहीं पे बता दूं, जो बिरचोव है, कौन? बिरचोव ने क्या दिया था? यानी उसने कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। ये भी कोशिका सिद्धांत का भाग है। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया निम्नलिखित कथन किसका है? ये किसका है? कोशिका सिद्धांत का। आगे, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती? कोशिका झिल्ली की वो कैसी? अर्धपारगम। वहीं कोशिका भित्ति की पारगम। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने देता है? वो कौन सा है? यानी कि कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक यानी पारगम्य है? वो क्या है? कोशिका झिल्ली। आगे बात करें, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हुई हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किसका है? बिरचोव। इसका डी आंसर। आगे बात करें, ये सही जोड़ा जैसे लीवेनहॉक सूक्ष्मदर्शी, रॉबर्ट ब्राउन कोशिका सिद्धांत, जीवद्रव पोर्टेंजे, रॉबर्ट हॉक कोशिका। रॉबर्ट हॉक कोशिका से सही है, जीवद्रव भी सही है। रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पे गलत है क्योंकि कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं दिया था, वो दिया था स्लाइडन और स्वान ने। इसका आंसर ये है बी। आगे बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? किसमें? यूकैरियोटिक में। वो किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से। आगे, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? वो किसे कहते हैं? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। इस दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव। ये भी आगे हो चुका है। अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंग में से कौन सा अर्धपारगम है? वो क्या है? कोशिका झिल्ली। वहीं कोशिका भित्ति की बात करें, वो कैसी है? कोशिका भित्ति पारगम यानी कुछ भी आ जा सकता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकनी यानी जो स्मूथ यानी स्मूथ ईआर करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता है? वो क्या नहीं करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। ये क्योंकि ये कौन करता है? रफ यानी जो खुरखुरा होता है उस पर क्या होते हैं? राइबोसोम। यानी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। आगे बात करें, निम्नलिखित कोशिकाओं में किस में न्यूक्लियस अम्ल नहीं पाया जाता है? वो किस में? जीवद्रव में, जीवद्रव कला में। आगे है, चिकनी यानी स्मूथ ईआर के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य है। वो क्या है दोस्तों? विषैले पदार्थों का निर्वसनीकरण करना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती? किसमें? जंतु कोशिका में। वो क्या है? कोशिका भित्ति। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी कोशिका के सुसाइडल बैग, जो आपको बता चुका हूँ, क्या है? लाइसोसोम।
निम्नलिखित में से कौन सा अंग मुख्य रूप से पाचन एंजाइम से संग्रहकार की तरह कार्य करता है? वो क्या है दोस्तों? वो है लाइसोसोम। आगे बात करें, केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? किसके केंद्रक के अलावा? वो किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्राणी कोशिका में कोशिका शोषण का स्थान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बात करें, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? किसमें? न्यूक्लियस प्लाज्म। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है दोस्तों? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? किसमें? आरबीसी। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है? केंद्रक को दोस्तों। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? वो क्या है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? वो क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर क्या पाया जाता है? यहीं से आप लगा देंगे, राइबोसोम। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? वो किसके कारण? कैरोटीन। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनकी बात मैंने आगे थ्योरी में नहीं की है दोस्तों। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है दोस्तों? वो है कैरिका जैंथिन। आगे, निम्नलिखित में से किस एक कैरियोटिक कोशिका का अंग यानी डीएनए? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? वो किस किस में? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित-लवक। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक यानी न्यूक्लियस और हरित-लवक में इसमें क्या होता है? डीएनए। प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में निम्नलिखित कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल में से किन की भूमिका सबसे अधिक होती है? वो किसकी होती है दोस्तों? वो होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की। तो ये सारे दोस्तों प्रश्न हो चुके हैं। हमने पूरी क्लास अच्छे से कर ली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा लें। आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहेंगी दोस्तों। क्लास देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।